Hi friends, welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. So in today's session we are going to continue. This is the part 2 lecture of our unit number 5 of IT and DV, and let's continue our discussion. In this session we are going to break down some key concept about how information is used by top management in an organization, particularly in the context of banking. यानी बैंकिंग के कंटेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे कि हमारे जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप मैनेजमेंट है, उनके द्वारा कैसे इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि स्ट्रेटजिक और टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन के बीच के अंतर क्या होती है, बीच के डिफरेंस क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन फॉर टॉप मैनेजमेंट। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन फॉर द टॉप मैनेजमेंट। आप यहाँ देख सकते हैं टॉपिक हमारा है स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन फॉर द टॉप मैनेजमेंट। देखिए, सबसे पहली बात ये समझिए कि स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है टॉप मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि इसके माध्यम से वो प्लान कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ लिखा गया ना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं टॉप मैनेजमेंट, और साथ ही साथ दोस्तों एनालाइज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को। दूसरी बात ये, इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई जहाज है, उसका कोई कैप्टन है, तो कैप्टन को दूर देखना पड़ेगा ताकि वाटर को सेफली नेविगेट कर सके। उसी प्रकार से टॉप मैनेजमेंट भी स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन को स्टीयर कर सकें टुवर्ड इट फ्यूचर गोल्स। पहला पॉइंट क्लियर है। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट में आपको समझाया जा रहा है कि जिस तरह का इन्फॉर्मेशन है वो इसके बारे में नहीं है कि बैंक के अंदर क्या हो रहा है। इसके अंदर डेटा होता है, अलग अलग एक्सटर्नल सोर्स है, जैसे कि कहाँ से सोर्स से डेटा लिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। सो डेटा आर टेकन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक मार्केट ट्रेंड। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर सो दैट इट बिकम विजिबल टू यू। लेट मी इरेज इट। देखिए, डेटा कहाँ से लिया जाता है, आइए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा इसके बारे में जानकारी देता हूँ। सो डेटा इज टेकन फ्रॉम मार्केट ट्रेंड। ये फिर हमारा कुछ हो सकता है इकोनॉमिक फोरकास्ट हो, या हो सकता है कि हमारे कॉम्पिटिटर का एनालिसिस हो, राइट। तो इन सभी चीज़ों से डेटा लिया जाता है। और इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत बड़ा इवेंट को प्लान कर रहे हैं। यहाँ दिखा गया ना, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम आउटसाइड। इसका मैं मीनिंग बता रहा हूँ। इमेजिन कीजिए कि आप कोई बड़ा इवेंट को प्लान कर रहे हैं, तो आपको ये जानना पड़ेगा ना, केवल ये नहीं जानना है कि आपके वेन्यू में क्या होगा, आपको ये भी जानना है कि सिटी में उस दिन और भी जगह क्या हो रहा है, राइट। तो यही बैंक के लिए भी होता है। बैंक को एक ब्रॉड व्यू चाहिए ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। तो वही कहा जा रहा है कि बिट इन्वॉल्व्स टेकिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड द बैंक, राइट। तीसरा पॉइंट है स्ट्रेटजिक डिसीजन। समझिए, बताया जा रहा है कि आपको कि इस वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन के बेसिस पर टॉप मैनेजमेंट क्या करती है कि बेस्ड ऑन दिस वेल्थ ऑफ इस वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन के बेसिस पर टॉप मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म गोल सेट करती है। यहाँ देखिए लिखा गया है, इट सेज यहाँ पे देखिए लिखा गया डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे देखिए की पॉइंट्स है, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग स्ट्रेटजी, इनिशिएटिंग प्रोग्राम, एस्टैब्लिशेस पॉलिसी। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर टॉप मैनेजमेंट जो है लॉन्ग टर्म गोल सेट करती है। ठीक है, तो जो भी उनके पास ऑब्जेक्टिव में लिखा रहता है कि हम स्ट्रेटजीज लिखे रहते हैं कैसे हम उन्हें अचीव करेंगे। ठीक है, तो वही होता है डेवलपिंग स्ट्रेटजीज। उसके वजह से मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा रोड ट्रिप है, उसको आप प्लान कर रहे हैं, आपने अपने डेस्टिनेशन को डिसाइड किया। ये जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो गया आपका डेस्टिनेशन। सही समझे, आप जैसे रोड ट्रिप पे जा रहे हैं तो आप डेस्टिनेशन को डिसाइड किए सबसे पहले, उसके बाद आपने अपना स्ट्रेटजी बनाया। यही होता है, आपने ट्रिप बनाया कि आपने रूट देखा, मैप पे देखा रूट को। उसके बाद आपने प्रोग्राम इनिशिएट किया, मतलब जैसे आप ट्रिप पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपने स्टॉप्स को प्लान किया, कहाँ आप रुकेंगे। और फिर आपने क्या किया, ड्राइविंग रूट यानी पॉलिसी बनाया, ड्राइविंग रूट सेट किया। तो सिमिलरली बैंक के पर्सपेक्टिव में आपको एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, राइट। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्रिएट होगा, फिर स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे, फिर प्रोग्राम इनिशिएट करेंगे, पॉलिसी एस्टैब्लिश करेंगे। यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सा स्टेप होता है। पहला याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव, दूसरा याद रखिएगा स्ट्रेटजी, तीसरा याद रखिएगा प्रोग्राम, और चौथा पॉइंट याद रखिएगा पॉलिसीज एस्टैब्लिशमेंट। चलिए, ये चारों पॉइंट याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फिर पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि स्ट्रेटजिक डिसीजन का क्या इंपैक्ट पड़ता है इंटायर ऑर्गेनाइजेशन पे। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी डिसीजन हम स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन से लेंगे वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा। ये समझिए कि एक नया कोच है, यू कैन थिंक इट ऑफ लाइक अ न्यू कोच हु हैज़ टेकन ओवर द स्पोर्ट टीम, और उसने प्ले स्टाइल को बदल दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, प्ले स्टाइल को जब उसने बदला तो प्लेयर, जितने भी टीम में प्लेयर होंगे सभी को तो सभी प्रभावित हो जाएंगे। उसी तरह दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रेटजिक डिसीजन होता है, ठीक है, वो हमारे डायरेक्शन को सेव करता है। इट सेव्स द डायरेक्शन। ये किसको सेव करेगा, इट सेव्स द डायरेक्शन, राइट। ये डायरेक्शन को सेव करेगा और इंटायर बैंक के ऑपरेशन को सेव करेगा, टॉप से लेके बॉटम तक। ये हमारा टॉप है और ये हमारा बॉटम है, टॉप से लेके बॉटम तक सभी को इफेक्ट करेगा। ये होता है स्ट्रेटजिक डिसीजन का इम्पैक्ट। ठीक है, सो इट सेव्स द, इट इम्पैक्ट्स एवरी प्लेयर ऑफ द टीम। मैं एग्जांपल लेके समझाया प्लेयर ऑफ द टीम वाला।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मिडिल मैनेजमेंट यूज करती है। अभी तक हमने टॉप मैनेजमेंट की बात की जो कि स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इट यूज बाय द मिडिल मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली मिडिल मैनेजमेंट क्यों यूज करती है? ताकि ये स्ट्रेटजीज को हम एक्शन में ला सकें, राइट। तो यदि स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन ब्लूप्रिंट है किसी हाउस को बिल्डिंग का, मान लीजिए कोई घर आपको बिल्ड करना है, उसका ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट क्या है हमारा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये तो हमारा ब्लूप्रिंट हो गया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन क्या है? टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मान लीजिए स्टेप बाय स्टेप गाइड है, ठीक है। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन क्या है? स्टेप बाय स्टेप गाइड है ताकि हम ब्रिक्स लगा सकें और स्ट्रक्चर को असेंबल कर सकें। तो ये समझ में आया, एग्जांपल के तौर पे मैंने समझा दिया कि स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है मिडिल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में। अब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन एट द फंक्शनल लेवल फॉर शॉर्टर पीरियड। यहाँ देखिए बताया जा रहा है लास्ट स्लाइड में, इम्प्लीमेंटेशन एट द फंक्शनल लेवल। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन से मिडिल मैनेजर जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं प्लान को डिपार्टमेंट पे या फंक्शनल लेवल पे। दो जगह प्लान कर सकते हैं, या तो डिपार्टमेंट में या मिडिल मैनेजमेंट में, राइट। फॉर अ पीरियड अप टू 12 मंथ, यहाँ देखिए लिखा गया है 12 महीने तक के लिए। इसको ऐसे समझिए कि कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है वो अलग अलग टास्क को हैंडल कर रहा है ताकि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे एक प्रोजेक्ट को टाइम पे। तो इसका फोकस कहाँ पे है? इस प्रोजेक्ट मैनेजर की फोकस कहाँ पे है? इस प्रोजेक्ट मैनेजर का फोकस है कि वो अलग अलग टास्क को हैंडल करेगा ताकि प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करे। उसका फोकस होगा डे टू डे ऑपरेशन ताकि शॉर्ट टर्म गोल को अचीव कर सके, राइट। तो वही कहा जा रहा है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूज मिडिल मैनेजमेंट टू इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजिक प्लान एट फंक्शनल लेवल फॉर अ शॉर्टर पीरियड। यहाँ देखिए शॉर्टर पीरियड का मतलब क्या हुआ? अप टू 12 मंथ। तो कंक्लूजन यदि हम बात करें इस पार्टिकुलर स्लाइड की, तो आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्रूशियल है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। लॉन्ग टर्म प्लान देखिए यहाँ पे मैं की पॉइंट समझा देता हूँ। इस स्लाइड्स में बताया जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बहुत ही जरूरी है, खासकर ये टॉप मैनेजमेंट यूज करती है। उसके बाद क्यों यूज करती है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को सेव कर सके। उसके बाद दूसरी तरफ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन से क्या होता है, जो मिडिल मैनेजमेंट होते हैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के माध्यम से वो इन सभी प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं शॉर्ट टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में हमारा टेक्निकल ये स्ट्रेटेजिक आएगा, शॉर्ट टर्म में हमारा टेक्निकल आएगा। और ये भी इंश्योर करते हैं कि सभी जो पार्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का वो एक साथ काम करें टुवर्ड अ कॉमन गोल, राइट। और ये अंडरस्टैंडिंग ये बेसिकली हमने डिफरेंस समझ लिया टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और हमारा स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन के बीच का। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए एक तीसरा तरह का इन्फॉर्मेशन इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन जो हम यूज़ किया जाता है मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, खासकर बैंक में। तो पहले हम लोग बात करते हैं ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन क्या होता है? ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन लोअर मैनेजमेंट यूज़ करता है। तो अभी हमने आपको हायर मैनेजमेंट के बारे में क्या बताया, टॉप लेवल मैनेजमेंट वो कौन सा स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन, मिडिल मैनेजमेंट कौन सा यूज़ करती है। तो मिडिल मैनेजमेंट के लिए अभी मैंने बताया टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, और जो हमारे लोअर मैनेजमेंट होते हैं वो ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन को यूज। लेवल वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इज यूज बाय द लोअर मैनेजमेंट। ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन कौन यूज करता है? लोअर मैनेजमेंट यूज करता है, ठीक है, ब्रांच पे, ताकि डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। जैसे मान लीजिए कि आपका एक छोटा सा कॉफ़ी शॉप है, तो आपको जानना होगा ना कि कितना कॉफ़ी है आपको प्रतिदिन ब्रू करने के लिए, आपको सेल्स ट्रैक करना है, आपको स्टाफ के स्केड्यूल को मैनेज करना है। उसी तरह दोस्तों जो बैंक में लोअर मैनेजमेंट होते हैं वैसा ही कुछ करते हैं, लेकिन लार्जर स्केल पे करते हैं। लेकिन लार्जर स्केल पे डेली ट्रांजेक्शन को हैंडल करना, कस्टमर सर्विस को हैंडल करना, ब्रांच के ऑपरेशन को हैंडल करना, ताकि सभी चीज़ें स्मूथली रन करें। इसी के लिए हमें ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक और यहाँ पे पॉइंट देखेंगे आप, वो लिखा गया है मेजर परफॉर्मेंस अगेंस्ट द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। इसका क्या मतलब है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। लोअर मैनेजमेंट जो है परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं अगेंस्ट द सेट गोल, यानी गोल हमने सेट किया और उसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। कैसे? देखिए इसको ऐसे समझिए कि हम चेक कर रहे हैं अपने कॉफ़ी शॉप को एट द एंड ऑफ डे कि आपने उतना कॉफ़ी बेचा या नहीं बेचा, क्या कस्टमर खुशी गए या नहीं गए, क्या आपने अपने बजट के अंदर रहा कि नहीं रहा। तो बैंक में भी इसका मतलब यही होता है कि आप ट्रैक करते हैं कि कौन सा ब्रांच अच्छा परफॉर्म कर रही है लोन अप्रूवल के टारगेट्स के अगेंस्ट, नया अकाउंट्स के अगेंस्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के अगेंस्ट। तो यही होता है कि हमने जो गोल सेट किया उसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा, इसको मेज़र करना। उसके लिए भी किसकी जानकारी होगी, किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें? ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। उसके बाद बात करें फीडबैक की, तो हायर लेवल को फीडबैक दिया जाता है, यानी जो लोअर मैनेजमेंट होती है उनसे फीडबैक क्रूशियल होता है, क्योंकि हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को उनके अच्छे और बैड रिजल्ट के बारे में अवेयर रखता है। समझिए कि आपका
ये फीडबैक से क्या होता है कि हायर मैनेजमेंट इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं ताकि ओवरऑल परफॉर्मेंस को हम इंप्रूव कर सकें। तो यही चीज़ है फीडबैक फ्रॉम द लोअर मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट डिसीजन। डिफरेंट डिसीजन में क्या होता है, डिफरेंट डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। तो बहुत तरह की डिसीजन मेकिंग के लिए आपको अलग अलग तरह की डिसीजन मेकिंग के लिए आपको अलग अलग जानकारी चाहिए। तो जो हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनको ज़्यादा डेटा चाहिए होगा एक्सटर्नल कंडीशन के बारे में। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपने कॉफ़ी शॉप को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं एक नए लोकेशन में, तो आपको जानना पड़ेगा ना लोकल कंपटीशन कैसा है, कंज्यूमर प्रेफरेंस कैसा है, मार्केट ट्रेंड कैसा है। उसी प्रकार से टॉप मैनेजमेंट जो बैंक में होते हैं उनको डिटेल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सकें। वही कहा जा रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग रिक्वायर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर विद हाई लेवल लीडिंग एक्स्ट्रा मोर इन्फॉर्मेशन वेस्टर्न कंडीशन। फिर एक आता है कि ओवरलैपिंग कैटेगरी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि ओवरलैपिंग कैटेगरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्या मतलब हुआ समझिए। देखिए दोस्तों बताया जा रहा है कि जो हमारा लाइंस होता है अलग अलग कैटेगरी, हमने देखिए डिसीजन मेकिंग का बहुत सारा कैटेगरीज है, डिसीजन मेकिंग का बहुत सारा कैटेगरीज है, और इन सभी कैटेगरीज के बीच में जो लाइंस है वो प्रिसाइज नहीं है और वो ओवरलैप करता है। जैसे समझिए कि जैसे आप एक कॉफ़ी शॉप रन कर रहे हैं जहाँ पे ऑनर जो मैनेजर है, स्टाफ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता है, इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। उसी तरह बैंक में क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट की फोकस होती है स्ट्रेटेजिक डिसीजन पे, और मिडिल और लोअर मैनेजमेंट जो है कंट्रीब्यूट करते हैं इंसाइट और डेटा, जो कि इन सभी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन जरूरी होता है लोअर मैनेजमेंट को ताकि डेली एक्टिविटीज़ और परफॉर्मेंस को मेजर कर सके। पहले हमने ये देखा, यहाँ देखिए। फिर हमने ये देखा कि जो इन सभी एक्टिविटीज से फीडबैक मिलेगा उसे हायर मैनेजमेंट इन्फॉर्म रहेंगे, बेटर डिसीजन ले सकेंगे। फिर हमने बात की कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उन्हें अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, हायर लेवल को ज़्यादा एक्सटर्नल डेटा चाहिए। तो दिस थिंग वी हैव टॉक्ड अबाउट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीएसएस। डीएसएस क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। आइए जरा बात करते हैं डीएसएस के बारे में। तो डीएसएस के बारे में सबसे पहला पॉइंट है कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, शॉर्ट में डीएसएस बोलते हैं, ये स्पेशलाइज एमआईएस है। यहाँ लिखा गया ना स्पेशलाइज एमआईएस। इसका क्या मतलब हुआ कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक तरह का एमआईएस है। एमआईएस क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसको बोलते हैं। तो ये एक तरह का एमआईएस का पार्ट है जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन है ताकि एग्जीक्यूटिव और मैनेजर डिसीजन ले सकें। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसके माध्यम से जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, जो हमारे मैनेजर हैं, वो क्या करते हैं, डिसीजन ले पाते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है हमारे डीएसएस का, राइट। तो इसको ऐसे समझिए कि एक स्मार्ट असिस्टेंट है जो कि क्रूशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, इंसाइट प्रोवाइड करेगा जब आप इंपॉर्टेंट चॉइसेस से फेस्ड हो। दूसरा पॉइंट ये है कि डीएसएस एस्टैब्लिशेस डायरेक्ट सपोर्ट फॉर मैनेजर। देखिए यहाँ लिखा गया है टू डायरेक्ट सपोर्ट फॉर अ मैनेजर यहाँ डायरेक्ट सपोर्ट फॉर मैनेजर इन सेमी स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग सिचुएशन। आइए इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि डीएसएस पार्टिकुलरली यूजफुल होता है वैसे सिचुएशन में जहाँ पे डिसीजन स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो और हमें जजमेंट की रिक्वायरमेंट हो। इमेजिन कीजिए कि आप डिसाइड करना चाह रहे हैं एक बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपने नए प्रोडक्ट के लिए, तो ऑब्वियसली बात है कि नो वन साइज फिट ऑल अप्रोच विल अप्रोच। तो डीएसएस में मैंने क्या बताया आपको कि डीएसएस में पार्टिकुलरली यूजफुल तब होता है, वैसे सिचुएशन में यूजफुल होता है जहाँ पे डिसीजन स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो और हमें जजमेंट की रिक्वायरमेंट है। जहाँ पे वन साइज फिट ऑल आंसर ना हो वहाँ पे डीएसएस की रिक्वायरमेंट है। तो डीएसएस मैनेजर को हेल्प करता है इन सभी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को नेविगेट करने में, उनको रिलेवेंट डेटा और एनालिसिस प्रोवाइड करता है। देखना कितना अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है डीएसएस। चलिए उसके बाद हम लोग इस पॉइंट की बात करते हैं। बताया जा रहा है कि डीएसएस को डिजाइन किया गया है ताकि मैनेजर को वो हेल्प करे थ्रू आउट द इंटायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखिए लिखा गया ऑल स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के इंटायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मैनेजर को हेल्प करेगा। अब देखिए कहां से लेकर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेकर अल्टरनेटिव सिनेरियो कोर्स ऑफ एक्शन को इवैल्यूएट करने तक। तो समझिए कि डीएसएस एक तरह का टूल किट है। आप क्या समझ सकते हैं, ये हमारा एक तरह का टूल किट है। और ये टूल किट क्या करता है, जो कि आपको मोमेंट विच हेल्प यू फ्रॉम द मोमेंट, जिस मोमेंट से आपने रियलाइज़ किया कि कुछ चीज़ को फिक्स करना है, जब तक आपने बेस्ट सॉल्यूशन न चूज़ किया। जैसे मान लीजिए एक बैंक मैनेजर नोटिस करता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन में ड्रॉप हो रहा है, तो डीएसएस हेल्प करेगा कॉज पता लगाने में, इंप्रूवमेंट सजेस्ट करेगा और इवैल्यूएट करेगा प्रत्येक ऑप्शन का क्या इंपैक्ट है। चलिए ये तो आपने समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो मैनेजर है, जो मशीन है, वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है आंसर टू व्हाट इफ क्वेश्चन। देखिए एक पावरफुल फीचर है डीएसएस का कि वो व्हाट इफ क्वेश्चन को आंसर कर सकता है। ये जो हमारा व्हाट इफ क्वेश्चन होता है ना, इसको ये डीएसएस आंसर कर सकता है, राइट।
तो मैनेजर सिमुलेट कर सकते हैं अलग अलग सिनेरियोज को, ताकि पोटेंशियल आउटकम को देख सकें। जैसे मान लीजिए कि मैनेजर पूछेगा कि व्हाट इफ वी इंक्रीज आवर मार्केटिंग बजट बाय 20%, मतलब ये समझिए कि हम अपने मार्केटिंग बजट को 20% बढ़ा रहे हैं तो क्या हो, व्हाट विल हैपन, राइट। तो ऐसे केस में डीएसएस एनालाइज करेगा डेटा को और पॉसिबल रिजल्ट शो करेगा, जिससे मैनेजर समझ पाएंगे और कंट्रोल कर पाएंगे सिचुएशन को बेटर तरीके से। तो ये व्हाट इफ सिचुएशन को आंसर करता है, ये बहुत अच्छा खासियत है इसका। और डीएसएस केवल टॉप एग्जीक्यूटिव के लिए नहीं है, यहाँ देखिए लिखा गया है मैनेजर एट ऑल लेवल, इट नॉट जस्ट फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव, राइट। इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि सभी लेवल के मैनेजर को हेल्प करें, चाहे आप ब्रांच मैनेजर हो या ऐसे मैनेजर हो जो कि डेली ऑपरेशन से डील कर रहे हो, या एक सीनियर एग्जीक्यूटिव हो जो कि प्लान कर रहे हो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज को। इन सभी को डीएसएस जो है नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ताकि वो हेल्प कर सके। तो बेसिकली स्लाइड में हमने क्या देखा कि डीएसएस एक स्पेशलाइज्ड टूल होता है जो कि मैनेजर को हेल्प करता है ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। वो मैनेजर को सपोर्ट करता है अपने डिसीजन मेकिंग के हर एक स्टेज में। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। डीएसएस के बारे में मेन पॉइंट तो हमने देख लिया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा मर्जिंग ऑफ कंप्यूटर आउटपुट विद सब्जेक्टिव फीलिंग। क्या मतलब हुआ, देखिए बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि अच्छा यस ये इसको समझते हैं। बेसिकली हम लोग डीएसएस कैसे डीएसएस जो है इन्हांस करता है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग को, आइए देखेंगे। वही हम लोग बात करेंगे कि इन डीएसएस हाउ डीएसएस इन्हांस द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो उसको मैं आपको डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगा और फिलहाल हम लोग अभी थ्योरेटिकली पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए बताया जा रहा है कि कंप्यूटर आउटपुट को मर्ज करना, यहाँ लिखा है ना मर्जिंग ऑफ कंप्यूटर आउटपुट विद द सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ द डिसीजन। इसको समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि की स्ट्रेंथ डीएसएस का ये होता है कि ये कंबाइन करता है डेटा को। ये क्या करेगा, डेटा और प्लस एनालिसिस, डेटा और एनालिसिस को कंबाइन करेगा। कंप्यूटर का जो डेटा है, कंप्यूटर का जो एनालिसिस है उसे कंबाइन करेगा विद द मैनेजर इंस्टीट्यूशन एंड एक्सपीरियंस। तो यही सबसे बड़ा पॉइंट है। डीएसएस का की स्ट्रेंथ यही है कि ये कंबाइन करता है डेटा एनालिसिस को कंप्यूटर से विद द मैनेजर इंट्यूशन एंड एक्सपीरियंस। इसको ऐसे समझिए कि यदि आप डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा डिश आप सर्व करेंगे पार्टी में, तो आप दोनों को देखेंगे, रेसिपी को भी देखेंगे यानी ऑब्जेक्टिव डेटा को भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो रेसिपी है, मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। तो रेसिपी क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा है, राइट। तो आप यदि डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा डिश सर्व किया जाए पार्टी में, तो आप कंसिडर करेंगे दोनों रेसिपी को यानी ऑब्जेक्टिव डेटा को, और आपका जो नॉलेज है कि क्या आपका ग्रीड है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव फीलिंग। तो यही हमारा की स्ट्रेंथ है डीएसएस का कि ये कंबाइन करता है डेटा और एनालिसिस को अलग अलग कंप्यूटर से विद द मैनेजर इंट्यूशन एंड एक्सपीरियंस, राइट। तो इसको ऐसे समझिए कि आप जो है डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा डिश सर्व करें पार्टी में, आपने कंबाइन किया रेसिपी को, और आपका नॉलेज जो है कि गेस्ट कौन है, सब्जेक्टिव फीलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली सिमिलरली डीएसएस भी क्या करता है कि डेटा ड्रिवन साइट को यूज करता है, जो कि मैनेजर ब्लेंड कर सकते हैं अपने जजमेंट से, जिससे बेटर डिसीजन हो। तो मैनेजर का अपना जजमेंट एक तरफ है और एमएसएस से लिया हुआ जजमेंट एक तरफ है, दोनों को ब्लेंडिंग करके आप लोग बेटर डिसीजन ले पाते हैं। वही पॉइंट है, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है। ये बातें समझ में आई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज। तो ओवर द ईयर क्या हुआ है कि जो कंप्यूटर स्टोरेज का जो कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है और डेटा एंट्री और मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंट हो गया है। लेकिन दोस्तों इमेजिन कीजिए कि हाउ एफोर्डेबल एंड ईजी तो द डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज क्या बताया जा रहा है कि जो कंप्यूटर स्टोरेज का जो कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है, डेटा एंट्री और मैनेजमेंट जो है एफिशिएंट हो गया है। जैसे इमेजिन कीजिए कितना एफोर्डेबल और आसान हो गया है कि आप 1000 ऑफ फोटो को स्टोर कर सकते हैं अपने फ़ोन में एज़ कम्पेयर टू ईयर एगो। वही सेम प्रिंसिपल डीएसएस के लिए अप्लाई होता है। अब ये चीपर हो गया, अब ये आसान हो गया कि हम स्टोर कर सकें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को और मैनेज कर सकें, राइट। तो इट्स नाउ चीपर एंड ईजियर, सो मेकिंग डीएसएस अ प्रैक्टिकल एंड पावरफुल टूल। फिर है हमारा कॉस्ट इफेक्टिव डीएसएस। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैनेजर को डीएसएस के माध्यम से अभी कॉस्ट इफेक्टिव कर दिया है।
तो वही यहाँ पे पॉइंट है कॉस्ट इफेक्टिव। तो इसको ऐसे समझिए कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं हाई क्वालिटी टूल्स में, जो कि आपके टाइम को भी सेव कर रहा है, मनी को भी सेव कर रहा है लॉन्ग रन में। तो बेसिकली आप मैनेजर को एक्सेस प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव डेटा और इनसाइट के बारे में। ये कॉम्प्रिहेंसिव डेटा इनसाइट प्रोवाइड करके जो DSS होता है वो हेल्प करता है कि वो बेटर डिसीजन ले सके। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ DSS। DSS क्या कंपोनेंट होता है, उससे पहले मैं आपको ये थोड़ा चार्ट के बारे में थोड़ा समझा दूँ। देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है कि कैसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वर्क करता है। इस डायग्राम के माध्यम से मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे जो हर्ट है DSS का वो क्या है, CRT टर्मिनल है। ठीक है, CRT टर्मिनल क्या होता है, कंप्यूटर रनिंग स्पेशलाइज्ड डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, एक पॉइंट समझाया जा रहा है आपको, कंप्यूटराइज एंड डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम। ये देखिए, मैं इसके बारे में बताता हूँ, कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम। तो बेसिकली ये DSS का हर्ट माना जाता है। और इसको ऐसे समझिए कि ये प्रोग्राम स्मार्ट टूल्स हैं जो कि एनालाइज करेंगे डेटा को। ये क्या करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे और आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। समझिए कि आपके पास एक नॉलेजेबल असिस्टेंट है जो कि इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और इनसाइट प्रोवाइड करेगा। दूसरा आता है हमारा डेटाबेस। डेटाबेस में क्या होता है कि कंप्यूटर जो है डेटाबेस से कनेक्टेड होता है, जो कि सारे डेटा को स्टोर करेगा। राइट, तो की पॉइंट यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द डेटाबेस, द कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द डेटाबेस विच स्टोर और रिलेवेंट डेटा। तो ये डेटाबेस के अंदर और रिलेवेंट जितने भी रिलेवेंट डेटा हैं वो सब स्टोर्ड होंगे। राइट, और इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से डेटा आ सकते हैं, जैसे कि हमारा मान लीजिए हिस्टोरिकल डेटा हो गया, फिर उसके बाद मान लीजिए कि थिंक ऑफ इट लाइक अ हिस्टोरिकल डेटा, करंट इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्शन। तो ये जो डेटाबेस होते हैं ना, एक जाइंट लाइब्रेरी है जहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो स्टोर्ड है, ऑर्गेनाइज है। तो जब भी डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारे डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। ये एक ही पॉइंट है, सारा रिलेवेंट डेटा, हिस्टोरिकल डेटा इसके अंदर स्टोर होता है। राइट, जब भी डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारे डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। अब मैं आपको बताया था व्हाट इफ क्वेश्चन के बारे में। देखिए होता क्या है कि मैनेजर इंटरेक्ट करता है DSS से, व्हाट इफ क्वेश्चन डालता है एक टर्मिनल के माध्यम से, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन होता है, जो कि CRT टर्मिनल होता है। यहाँ पे देखिए CRT टर्मिनल लिखा गया है ना, इसके माध्यम से मैनेजर जो है व्हाट इफ क्वेश्चन डालता है। जैसे मैनेजर पूछ सकता है कि क्या हम आज मार्केटिंग बजट को 20% बढ़ा दें, तो DSS इस क्वेश्चन को लेगा और प्रोसेस करेगा उसको, डेटा को यूज़ करते हुए, डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम को यूज़ करते हुए। फिर एक आता है हमारा CRT टर्मिनल। इसको समझ लीजिए, CRT टर्मिनल क्या होता है, एक ऐसा इंटरफेस होता है जहाँ पे मैनेजर क्वेश्चन इनपुट करता है और रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को। ये समझिए कि कंट्रोल पैनल है जो कि मैनेजर को हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में DSS के माध्यम से। ठीक है, तो इस टर्मिनल के माध्यम से मैनेजर जो है कोई भी सवाल पूछ सकता है। फिर आता है हमारा हिस्टोरिकल एंड करंट स्टेटस रिपोर्ट। क्या मतलब हुआ कि DSS जो है हिस्टोरिकल और करंट स्टेटस रिपोर्ट जनरेट करता है बेस्ड ऑन द डेटा स्टोर बेस्ड ऑन द डेटा स्टोर। तो हिस्टोरिकल एंड करंट स्टेटस रिपोर्ट समझ में आया। ठीक है, इस टर्मिनल के माध्यम से मैंने CRT टर्मिनल तो बता दिया, तो समझिए कि आप डिटेल रिपोर्ट देख रहे हैं जो कि बताता है कैसे चीज़ें जो हैं चल रही हैं और कहाँ पे वो है अभी। फिर आता है हमारा प्रोजेक्टेड रिपोर्ट। प्रोजेक्टेड रिपोर्ट में क्या होता है कि हिस्टोरिकल और करंट रिपोर्ट के एडिशन में DSS जो है प्रोजेक्टेड रिपोर्ट भी क्रिएट करता है। और ये जो रिपोर्ट्स होते हैं, ओके, तो प्रोजेक्टेड रिपोर्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है, प्रोजेक्टेड रिपोर्ट में क्या होता है, हिस्टोरिकल और करंट रिपोर्ट के अलावा जो DSS होते हैं वो क्रिएट करते हैं प्रोजेक्टेड रिपोर्ट। और ये जो रिपोर्ट होता है फोरकास्ट करता है फ्यूचर ट्रेंड और आउटकम को। राइट, प्रोजेक्टेड रिपोर्ट। तो हिस्टोरिकल और करंट रिपोर्ट के अलावा DSS जो है प्रोजेक्टेड रिपोर्ट भी क्रिएट करता है। ये रिपोर्ट फ्यूचर ट्रेंड फोरकास्ट करेगा, आउटकम फोरकास्ट करेगा अलग अलग सिनेरियो पे। जैसे मान लीजिए कि क्रिस्टल बॉल है जो कि आपको बता रहा है क्या होगा फ्यूचर में अलग अलग कंडीशन में। और एक फाइनली आता है रिकमेंडेड कोर्स ऑफ एक्शन। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हमने डेटा को एनालाइज किया, व्हाट इफ क्वेश्चन को आंसर किया। तो ये सब करने के बाद DSS क्या करता है कि रिकमेंडेड कोर्स ऑफ एक्शन प्रोवाइड करता है। ये स्टेप होता है जो कि मैनेजर ले सकते हैं एनालिसिस के बेसिस पे। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि DSS जो है यूजर इनपुट लेता है व्हाट इफ क्वेश्चन के फॉर्मेट में, उस इनपुट को प्रोसेस करेगा डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम के माध्यम से और डेटाबेस से डेटा लेके। देखिए मैं फिर से समझा दूँ, व्हाट इफ क्वेश्चन लिया जाएगा। ठीक है, व्हाट इफ क्वेश्चन लेगा, कौन लेगा, DSS लेगा व्हाट इफ क्वेश्चन। ठीक है, CRT टर्मिनल के माध्यम से, और इसको जो भी इस इनपुट है उसे प्रोसेस करता है। ठीक है, प्रोसेस कहाँ से करेगा, तो इसके पास डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, डेटाबेस हैं। राइट, जिसके माध्यम से इसे प्रोसेस करेगा और फिर जनरेट करेगा रिपोर्ट्स को।
तो ये इनपुट लेके, ये तो हमारा इनपुट हो गया, इन सभी के बेसिस पे क्या जनरेट करेगा, रिपोर्ट जनरेट करता है, राइट, और रिकमेंडेशन जनरेट करता है। तो ये प्रिंसिपल मैनेजर को हेल्प करता है, जिससे आप it help manager at all level making decision by providing them with the necessary information। तो ये देखिए DSS का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, वही चीज़ यहाँ डायग्रामेटिकली समझाया जाए। डायग्राम समझना काफ़ी आसान है इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स में। अब बात करते हैं DSS के कंपोनेंट्स की। लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट ऑफ DSS। तो कंपोनेंट ऑफ DSS में क्या आता है, सबसे पहला DSS 3 कंपोनेंट से बना होता है। एक होता है DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक होता है MMS यानी मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम, एक होता है SST यानी सपोर्ट टूल। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि समझिए कि एक ह्यूज डिजिटल लाइब्रेरी है, राइट। तो यहाँ पे देखिए एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DSS बताया जा रहा है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूँ, DBMS में क्या होता है कि DBMS समझिए कि एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है जहाँ पे सारा डेटा स्टोर्ड है। मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, MS क्या होता है, तो इसको सही से समझिए कि ये यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग डिसीजन मेकिंग मॉडल्स होते हैं या ये टूल्स होते हैं। और सपोर्ट टूल में क्या होता है कि यहाँ पे देयर आर द तो DSS एक तो मैंने आपको बताया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हेल्प करेगा, DBMS में हेल्प करेगा। मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे हेल्प करेगा, तो यहाँ पे क्या मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग मॉडल को रखा जाता है। ये मॉडल मैनेजर को हेल्प करते हैं डेटा को एनालाइज करने में। और फाइनली आता है सपोर्ट टूल। सपोर्ट टूल वो टूल होता है जो कि हेल्प करता है यूज़र को DSS से इंटरेक्ट करने में, जैसे कि ऑनलाइन हेल्प हो गया, यूज़र इंटरफेस हो गया, और ग्राफिकल एनालिसिस टूल हो गया। यदि हम बात करें DSS के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की, पहले होता है ये हमारा ब्रॉड बेस अप्रोच है। मतलब क्या हुआ कि DSS जो है एक वाइड रेंज ऑफ डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करेगा। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास स्विस आर्मी नाइफ है, ये वर्सेटाइल है। फिर हमारा बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि हमारा ह्यूमन मशीन इंटरफेस, वेयर ह्यूमन अटेंड कंट्रोल ओवर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस।